हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष बाजपेयी और आप मेरे साथ बच्चों सीख रहे हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो आज हम लोग ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट बच्चों टॉपिक है, चाहे वो आपके मेंस एग्जामिनेशन के लिए हो, चाहे बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए हो, या फिर जो है आपके जे एडवांस के पेपर के लिए हो। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बच्चों आपको इसी टॉपिक से मिलने वाले हैं। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए बहुत ध्यान से इसको समझिएगा और हर एक टॉपिक को अच्छे से सीखिएगा और हर एक लेक्चर को करिए, तभी बच्चों आपको यहाँ पर फुल फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। बिकॉज दिस इज़ रियली इंपॉर्टेंट। मैंने आपको बता दिया कि केवल अगर आप इंटीग्रल कैलकुलस भी कर लो तो वो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बराबर हो जाता है। तो आप इतना समय देते हैं, सोचिए, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को सीखने में, तो अगर आप सोचिए उस इंटीग्रेशन को आपको कितना समय देना चाहिए। ठीक है, तो ये ऐसा टॉपिक है कि अगर आप इसको समय नहीं देंगे तो कुछ भी नहीं आने वाला आपको। ठीक है, इसलिए अगर आप पूरी ईमानदारी के साथ इसके साथ मेहनत करेंगे तो ये आपको भर भर के नंबर हर एग्जामिनेशन में देने वाला है। तो बच्चों, अगर आपने अभी तक आशीष बाजपेयी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट सब्सक्राइब कर ले बच्चों। हमारे ऐप को भी इंस्टॉल करिए बच्चों, है ना, उसकी रीच को बढ़ाइए थोड़ा। आप जैसे मैं आपके लिए इतना काम कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको शेयर करनी है चीज़ों को, दैट विल हेल्प अस अ लॉट। ठीक है बच्चों, और वहाँ पर भी ऑसम कोर्सेज हैं, टेस्ट सीरीज़ वगैरह है। देखिए कितने सस्ते सस्ते टेस्ट सीरीज़ हैं, एंड दे आर मोर दैन सर्टेन नंबर ऑफ टेस्ट, लाइक 165 प्लस टेस्ट। और वो सब टेस्ट देकर आपको ये आइडिया लगा सकते हो कि आपकी प्रिपरेशन कैसे बच्चों चल रही है। ठीक है, तो चलिए बच्चों, तो ये 26th चैप्टर आज स्टार्ट हो चुका है बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन का। तो हम लोगों ने अप्रैल में स्टार्ट किया था बच्चों पिछले साल, एंड वी हैव रीच्ड काफ़ी, एक साल के अंदर काफ़ी चीज़ें हम लोगों ने कर ली बच्चों। तो बहुत ही हम लोग जो है कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं, कभी भी हम रुके नहीं कभी। तभी आप आज देख रहे हो कि 26 चैप्टर में हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो क्लास 12 का 3rd 4th 5th 6th 7th 8th चैप्टर बच्चों क्लास 12 का इस समय चल रहा है। क्लास 11 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। छोटे मोटे टॉपिक है रीजनिंग वगैरह, वो जी मेन से पहले ही हम कराएंगे आपको, जिससे कि आपको सारी चीज़ें याद रहें। ठीक है, तो 11th इज डन एंड नाउ वी आर इनटू 12th। तो देखिए कितने सारे चैप्टर्स 12th के भी हो चुके हैं। तो चलिए बच्चों, काफ़ी आगे हैं हम लोग बाकी लोगों से जिन्होंने आपके साथ प्रिपरेशन बच्चों शुरू करी होगी। ठीक है, तो इस बात का फ़ायदा उठाएं इस, और जल्दी जल्दी जो है प्रैक्टिस भी करते रहें, सो दैट यू बिकम, है ना, वन ऑफ द टॉप मोस्ट कैंडिडेट फॉर द प्रिपरेशन ऑफ जेई। तो चलिए बच्चों, डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो यहाँ पे देखिए एक वर्ड आ रहा है डेफिनेट। अभी तक एक वर्ड था इनडेफिनेट, तो वहाँ पे कांस्टेंट आता था, जिसकी वजह से कई बार क्या होता था कि जब आप इंटीग्रेशन निकालते थे तो आपके आंसर्स अप्रोच पे डिपेंड करते थे। कई बार आपके आंसर अलग आ जाते थे जो आपकी बुक में आंसर दिए रहते थे। ठीक है, हाल वहाँ पर क्या होता था, एक आंसर और दूसरे आंसर के बीच में कांस्टेंट का डिफरेंस होता था। ठीक है, लेकिन यहाँ पर डेफिनेट नाम है इसका। डेफिनेट मतलब परफेक्ट रिजल्ट आएगा बच्चों। यहाँ पर कुछ भी ऐसा इंडेफिनेट जैसा नहीं है। यहाँ पे आपको एक आंसर मिलेगा जो सबका मैच करना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कोई बोल सकता कि मैंने अलग अप्रोच से क्वेश्चन को किया है। तो करना क्या होता है बेसिकली, आप इसको अच्छे से समझिएगा कि ए से बी एफ एक्स डी एक्स ऐसे यहाँ पर। अब देखिए ये हमारी लोअर लिमिट इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं हम लोग अपर लिमिट। ठीक है, और एक्चुअली में इसका क्या मीनिंग है आप समझिएगा कि ये x के रिस्पेक्ट में देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन वगैरह हो रहा है, तो यहाँ जो है वो यहाँ होना चाहिए। और यहाँ एक्चुअल में क्या लिखा हुआ है इसको भी आप समझिएगा, x इज इक्वल टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और ये b की लेफ्ट हैंड लिमिट है एक्चुअली में मतलब x इज इक्वल टू ए प्लस राइट हैंड लिमिट ऑफ a, और b की लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू b माइनस। तो धीरे धीरे इस बात को समझेंगे। और यहाँ x इक्वल टू है, यानी कि जब इधर x है तो इधर भी x ही होना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, अब मान लीजिए एफ एक्स का इंटीग्रल जो आता है, यानी इसका एंटी डेरिवेटिव जो आता है वो जी एक्स आता है। फिर हमें क्या करना होता है कि इस x की जगह जाकर इन वैल्यूज़ को हमें सब्सटीट्यूट करना पड़ता है, बिकॉज जो ये एफ एक्स होता है ये कॉन्टिन्यूस फंक्शन होता है, तो इसका जो एंटी डेरिवेटिव आता है वो भी कॉन्टिन्यूस होता है।
फिर रिजल्ट जो हमारा यहाँ पर आता है वो जी ऑफ बी माइनस माइनस जी ऑफ ए प्लस, ये हमारा आंसर यहाँ पर आता है। और जी एक्स क्या है, कई बच्चे सोच रहे होंगे, जी एक्स को हम लोग बोल सकते हैं इट्स एन इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। ठीक है, इट्स अ इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स। अब देखिए यहाँ पर कांस्टेंट कहाँ चला गया, वेयर द कांस्टेंट हैज गॉन, तो उसकी भी स्टोरी आप समझिए कि जी एक्स में देखिए ये कांस्टेंट है और एक्स ए प्लस रखना पड़ेगा और एक्स को बी माइनस रखना पड़ेगा, तो दैट इम्प्लाइज कि यहाँ पर जी ऑफ बी माइनस और फिर यहाँ लिखोगे प्लस कांस्टेंट। ठीक है, अब आप ऐसे ब्रैकेट लगाओगे, फिर माइनस लगाओगे और फिर आपका जी ऑफ ए प्लस, अब कांस्टेंट तो एक्स पे डिपेंड नहीं करता है, ठीक है, तो वो प्लस सी, और ऐसे ब्रैकेट लगाना ना भूलें। ठीक है, अब आप देखिए जब माइनस को अंदर ले जाते हैं तो कांस्टेंट कट जाता है। ठीक है, कांस्टेंट कट जाता है, कांस्टेंट बचता ही नहीं, तो यानी कि हमारे पास जी ऑफ बी माइनस माइनस ऑफ जी ए प्लस। ठीक है, ये रिजल्ट आता है, दैट इज व्हाट इज जो है आपका डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए क्वेश्चन करते हैं, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आपने ऑलरेडी जो है डेफिनेट इंटीग्रल काफ़ी हम लोग जो है फिजिक्स में यूज़ करते बच्चों, तो 2 से 3, तो और यहाँ देखिए e की पावर 4x, e की पावर 4x माइनस एक्स स्क्वायर डी। अब देखिए यहाँ पर x है, वेरी गुड, ये भी x है, तो यहाँ पर एक्चुअल में पहले तो आप शुरुआत में ऐसे लिखने की आदत डालेंगे, x इक्वल टू 2 है और x इक्वल टू 3 है, क्योंकि जब सब्सटीट्यूशन वाले काम हम लोग करते हैं तो वहाँ पर बच्चे कई बार मिस कर जाते हैं, तो ये ना हो, तो ये थोड़ा सा ध्यान रख। अब सबसे पहले आप जैसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशन करते थे बच्चों, तो वैसे ही e की पावर 4x डिवाइडेड बाई 4 माइनस एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 और यहाँ पर आपको 2 और यहाँ पर आपको 3, तो अब आप सब जगह 3 की वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, तो e की पावर 12/4 माइनस 3 का पावर 3 यानी कि 27/3, और एक चीज़ आपको यहाँ पे ब्रैकेट जरूर लगाना, नहीं तो फिर माइनस वगैरह की गलती आप कर सकते हो बच्चों, और वो मैं नहीं चाहता कि आप गलती करें। तो e की पावर 8x 8 और x की जगह 2 रख दिया और यहाँ पे 4 और यहाँ पे 2 की पावर 3 दैट इज 8/3। अब आप इसको सॉल्व कर सकते हैं आराम से, e की पावर 12 माइनस e की पावर 8 डिवाइडेड बाई 4, और ये देखिएगा कि माइनस माइनस प्लस 8/3 और माइनस 27/3, इसको करेंगे तो 19/3 हो, एंड दैट इज योर आंसर। ठीक है, तो डन हो जाएगा। तो बेसिकली क्या कर रहे हैं हम लोग, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन में केवल लिमिट्स लगा रहे हैं बच्चों, बस इतना ही तो काम कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, बस इतना ही होगा? तो देखिए यहाँ पर आगे चल के बच्चों हमें प्रॉपर्टीज पढ़ना होगा। आप देखोगे कि अलग अलग चैप्टर इस चैप्टर के साथ जुड़ेंगे और बड़ा ही इंटरेस्टिंग माहौल बनेगा बच्चों। तो यानी कि आपको इंडेफिनिट तो आना ही चाहिए बच्चों। अगर आपको फॉर्मूले वगैरह इंडेफिनिट के नहीं आते तो तुरंत आप इंडेफिनिट में फोकस कर जाइए, क्योंकि फिर आपको कुछ नहीं समझ में आएगा, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। अगर आपने इनडेफिनेट अच्छे से नहीं किया है तो कोई बात नहीं है, कोई ज़रूरी थोड़ी नहीं कि पहले ही आप डेफिनेट पढ़ लो, पहले इनडेफिनेट करो ना, इनडेफिनेट के बाद ही आप जो है डेफिनेट पे अपनी पकड़ बनाने की कोशिश करें। ठीक है, तो अब देखिए tan स्क्वायर एक्स डी एक्स करना है, तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आपको आता है कि पहले उसको सेक में कन्वर्ट करना पड़ता है, तभी हम लोग जो है आगे बच्चों उसमें बढ़ते। ठीक है, तो डन है। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन tan x होता है और यहाँ पर 1 का x होता है। कांस्टेंट नहीं लिखते बिकॉज वी नो कि कांस्टेंट तो कट ही जाएगा, वो फाइनली आने वाला नहीं, तो उसको रख के कोई मतलब भी नहीं होता है। तो अब हम लोग π/4 इसमें रखते हैं तो ये 1 आता है, और यहाँ पर जब हम लोग π/4 लिखते हैं तो ये π/4 और ब्रैकेट लगाना ना भूलें बच्चों, और 0 0 इधर हो जाएगा दोनों साइड, तो बेसिकली हमारा आंसर 1 माइनस π/4 आएगा, दैट इज अवर आंसर। क्लियर है? तो क्या कोई दिक्कत है यहाँ तक? क्या कुछ समझने में आपको परेशानी तो नहीं है? ठीक है, तो अब आप अच्छे से डिफिनीशन, इसकी पूरी डिफिनीशन देखिए। अब यहाँ तक आप समझ गए, तो लेट एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू जी एक्स प्लस सी, ये क्या है? ये आपका इनडेफिनिट इंटीग्रेशन का डेफिनेशन था ना, दिस इज हाउ, यानी कि जी एक्स इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ एफ एक्स।
तो अगर ये कह रहे हैं कि एफ एक्स एक कॉन्टिन्यूस है क्लोज्ड इंटरवल ए कॉमा बी में, तो हम ए से बी एफ एक्स डी एक्स को डेफिनेट इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स बोल सकते हैं बिटवीन लिमिट्स ऑफ ए एंड बी। और लिमिट्स भी कौन सी लेनी, मैंने आपको बताया कि राइट हैंड साइड लिमिट ऑफ ए और बी का कौन सा लिमिट बच्चों लेना था, आपको लेफ्ट हैंड लिमिट लेना था। ठीक है, तो इसको हम लिखते कैसे, जी एक्स ए बी, सब देखा आपने, जी बी माइनस जी ए। ठीक है, तो ये ए से बी एफ एक्स डी एक्स, जी एक्स ए से बी जी बी माइनस जी ए, और ए यहाँ पर लोअर लिमिट है और बी यहाँ पर अपर लिमिट कहा जाता है। कई बार इसको सुपीरियर लिमिट और इसको इन्फीरियर लिमिट भी बोला जाता है। ठीक है, तो नाम है, कोई उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो ये सब आपको अच्छे से देखिए यहाँ पर मिल भी रहा है ये चीज़ें, तो जिससे कि आप अच्छे से समझ जाएं। तो इसको बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेफिनेट इंटीग्रल वेयर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल ए से बी, दैट इज नोन एज रेंज ऑफ इंटीग्रेशन। कि आप इंटीग्रेशन को की रेंज क्या है वो बात यहाँ पर आती है। और देखिए कि यहाँ पर बहुत इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि मान लीजिए हमारी वाई एक्सिस है और ये हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है, दिस इज एक्स एक्सिस एंड दैट इज वाई एक्सिस। तो आप तो क्योंकि फिजिक्स वगैरह में कुछ एलिमेंट वेलिमेंट लेते थे, यहाँ तो हम लोगों ने कुछ एलिमेंट वेलिमेंट लिया नहीं और सीधा बिल्कुल सॉल्व कर डाले, दो सवाल तो बिल्कुल निपटा ही डाले हम लोगों ने बिना कुछ एलिमेंट वेलिमेंट। तो वो एलिमेंट वगैरह क्यों लेते थे वो बात भी हम लोग समझ जाते हैं। ठीक है, तो देखिए x की दूरी पर ऐसे ही कुछ करते थे हम लोग कि x की दूरी पे हम लोग dx एलिमेंट ले रहे हैं। तो ये क्या है, ये आपका कोऑर्डिनेट है x और ये वाला कोऑर्डिनेट है आपका x प्लस डी एक्स। तो दोनों के बीच का जो गैप है ना वो dx है। तो बच्चों अब सोचिए कि ये बहुत ही पतला है, यानी कि ये जो हाइट आपको दिख रही है ना, ये वेरिएबल है और ये y है y, और y कैसे आ रहा है, fx से, भाई y कोऑर्डिनेट हाइट इज व्हाट एवर इज द कोऑर्डिनेट ऑफ y, दैट इज ओनली द हाइट एंड दैट इज गिवन, मतलब वो x पे डिपेंड कर रहा है, वो फिक्स तो है नहीं, वो हर जगह क्या है, वेरिएबल है। अब मान लीजिए कहीं ऐसे आपका रेक्टेंगल होता और ये y बराबर 3 रहता है ना, तो इसका मतलब हर जगह हाइट जो है वो 3 है और ये मान लीजिए गैप आपका 5 है। तो अगर आपसे कोई कहता कि 3 इंटू 5 करो तो आप बोलते 15, तो आप बोलते कि ये तो एरिया आ गई है। अब क्या बोलते कि ये तो एरिया आ गई है। तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आप देखिए कि ये जो एफ एक्स है, एफ एक्स, इसको अगर आप डी एक्स से मल्टीप्लाई करो तो ये जो छोटा सा स्ट्रिप बना है ना, ये बेसिकली इसकी एरिया है। यानी कि एफ एक्स डी एक्स इज बेसिकली द एरिया। ये क्या है, एरिया है बच्चों। दिस इज व्हाट, दिस इज एरिया। ठीक है, तो यानी कि इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन आप देखिए कि एफ एक्स और एक्स एक्सिस के बीच में जो एरिया है उसको ये निकाल के दे रहा है। यहाँ पे हम लोगों ने क्या माना है कि एफ एक्स जो है ग्रेटर दैन और इक्वल टू 0, यानी कि ऊपर से, यानी कि पॉजिटिव यहाँ पर चीजें हमको मिल रही हैं। तो समझ गए आप। अब क्या करते हैं, आप इस छोटे से एफ एक्स डी एक्स को मल्टीप्लाई करते हो, इसको समेशन करते हैं आप ए से लेकर बी तक। इसी तरीके के छोटे छोटे सारे टुकड़ों को ऐड करने के लिए हम लोग यहाँ पे इंटीग्रेशन यूज कर रहे हैं। और कहाँ से कहाँ तक ले जा रहे हैं, ए से बी तक। तो ये बेसिकली हमें इस पूरे ग्राफ की एरिया बता देगा। ठीक है, ये पूरे ग्राफ की हमको क्या बता देगा, एरिया बता देगा। तो इसके बाद जो चैप्टर होता है वो एरिया अंडर कर्व होता है। ठीक है, वो क्या होता है, एरिया अंडर कर्व, और वो इसी सब चीज़ों का एप्लीकेशन होता है। तो जितने अच्छे से आप ज्योमेट्रिकल, जितने अच्छे से आप डेफिनेट इंटीग्रेशन को सीखेंगे उतना ही कमाल आपको फिर अगले चैप्टर में देखने को मिलेगा, क्योंकि यही करना है आपको बेसिकली। कुछ नया काम वहाँ पर बेसिकली करना भी नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गई बात, तो क्लैरिटी आपको मिली। एक तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होना चाहिए बच्चों, कंटिन्यूटी वगैरह पढ़ चुके हो तो कोई इसमें घबराहट वाली बात नहीं। अगर सोचिए वो टूट जाएगा फंक्शन तो लिमिट्स कैसे ए से लेकर बी तक आप अप्लाई करोगे ना, बात भी तो समझने वाली है ये। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट आपका आ रहा है कि 4 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, एक तो ए है, एक बी है, एक एफ एक्स है और डी एक्स है। ये सारे के सारे जो वेरिएबल्स हैं एक ही वेरिएबल में होने चाहिए। कहने का मतलब कि एक्स के टर्म्स में, यानी कि ये डी एक्स है, ये एफ एक्स है, ये एक्स इक्वल टू बी है और ये एक्स इक्वल टू ए है। ये एक्स की लिमिट्स है और ये एक्स पे फंक्शन है और ये एक्स का ही एलिमेंट है। ठीक है,
तो अगर ये स्पेसिफाइड नहीं है तो ये क्या इंटीग्रेटिंग वेरिएबल्स कहलाते हैं। अब आप देखिएगा, अब यहाँ पर एक चीज़ मैं लिखना चाहूँगा, थोड़ा सा मैं इसको बता दूँ आपको कि ज्योमेट्रिकल मीनिंग है क्या। ठीक है, व्हाट इज़ द ज्योमेट्रिकल मीनिंग, आई वुड लाइक टू राइट हियर। ठीक है, जरूर नोट करिएगा आप, दिस इज इम्पॉर्टेंट कि व्हाट इज़ ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, क्या है वो। ज्योमेट्रिकल मीनिंग, तो ये ए से बी समझा तो दिया ही मैंने आपको, ए से बी एल्जेब्रिक सम ऑफ एल्जेब्रिक sum of area, algebraic sum of area enclosed by curve y is equal to fx। ठीक है, ordinate x equal to a and x equal to b and x axis। ठीक है, तो क्लियर है, तो समझ में आया यहाँ पे। अब मेन पॉइंट है एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया है। मेन पॉइंट ये है कि दिस इज नॉट इन, एरिया तो पॉजिटिव होता है। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया का मतलब क्या होता है, एल्जेब्रा में प्लस भी आता है माइनस भी आता है। तो ये तो आपने देखा कि ए से लेकर बी तक आपको ऐसे कर्व थी ना आपकी, ठीक है, ऐसे कर्व थी। तो यहाँ पे x इक्वल टू ए था और यहाँ पे x इक्वल टू बी था, है ना, ये ऑर्डिनेट था आपका x इक्वल टू ए, x इक्वल टू बी, ऑर्डिनेट लाइन। अब देखिए यहाँ पर ये fx था, तो यहाँ इस लाइन से लेकर इस लाइन तक और x एक्सिस तक जो भी एरिया है उसका सम बताता है ये इंटीग्रल। दैट इज द ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ दिस एंटायर थिंग। समझ में आई बात, समझ में आ गई बात, तो ओके, क्वाइट क्लियर। और धीरे धीरे हम और भी बातें यहाँ पर समझेंगे बच्चों। अब देखिए यहाँ पे दूसरी बात जो थी, जो कहा कि एल्जेब्रिक सम होता है, तो एल्जेब्रिक सम होता है का क्या मतलब है ये भी समझिए। अब देखो एल्जेब्रिक सम में ये जो आपकी एक्स एक्सिस के ऊपर जो एरिया है ये पॉजिटिव एरिया कहलाएगा। दिस इज व्हाट, दिस इज पॉजिटिव एरिया। तो ए मतलब एरिया तो पॉजिटिव होता है, जो एरिया आएगा वो प्लस में लिखा जाए। लेकिन जो एक्स एक्सिस के नीचे आया है तो एल्जेब्रिकली उसकी वैल्यू जो है निगेटिव होगी। ठीक है, यानी कि a1 माइनस है, वो माइनस, ठीक है, प्लस a3 ये प्लस है। ठीक है, तो क्लियर है। तो a1 ये निगेटिव आएगा, ये निगेटिव आएगा अगर हम एरिया को पॉजिटिव मानेंगे, बिकॉज एरिया विल बी टेकन एज पॉजिटिव। तो जब इंटीग्रेशन आएगा तो वो निगेटिव साइन के साथ उस एरिया के साथ आएगा। तो a1 माइनस a2 प्लस a3। ठीक है, क्लियर है। लेकिन अगर आपसे कोई एरिया निकालने को बोलता है, अगर कोई आपसे एरिया निकालने को बोलता है तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अगले चैप्टर में आप हर जगह मॉड fx dx करते हो, यानी कि उस केस में फिर ये कर्व आपका ऊपर चला जाता है और फिर सारी एरियाज प्लस ही होंगे। जब मॉड करोगे तो सारी एरिया प्लस ही होंगी। तो एरिया निकालना अलग बात है और डेफिनेट इंटीग्रेशन निकालना एक अलग बात है। ये एल्जेब्रिक सम है, वहीं पे मैंने आपको यहाँ पर लिख के दिया है। एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया इंक्लूड्स बाय y इज इक्वल टू fx एंड द ऑर्डिनेट्स x इक्वल टू a एंड x इक्वल टू b एंड x एक्सिस। तो क्लियर है, इज दिस क्लियर गाइज? आई होप दिस शुड बी क्वाइट क्लियर। ठीक है, तो आगे बढ़े। अब देखिए यहाँ पे साइन एक्स का इंटीग्रेशन है, अब थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का। तो ये सब आपको इंटीग्रेशन आते हैं, तो एक जस्ट फील दिखाने के लिए इसलिए मैंने यहाँ पे लिख ही दिया है। तो माइनस कॉस एक्स, भाई साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स होता है, तो पाई बाई 4 से पाई बाई 3। तो एक फील देने के लिए यहाँ पर है बस, कॉस पाई बाई 3 यहाँ पे रखिएगा आप, तो हाफ होता है, माइनस लगाया हम लोग, फिर ब्रैकेट में माइनस लगाया, फिर कॉस पाई बाई 4 1/√2 होता है, माइनस 1/√2, बस इसको अंदर भेज दीजिए आप, तो ये प्लस हो गया और माइनस हो गया एंड दिस इज योर आंसर। तो इस तरीके से यहाँ पर इंटीग्रेशन हो रहा है। अब ऐसा नहीं कि यही होंगे, अब आप ये भी देख लिए कि भाई बाई पार्ट्स वाले में किस तरीके से हम लोग लिमिट्स अप्लाई करते हैं, तो उसका भी एक अनुभव आपको मिलना चाहिए। तो आपको पता आइलेट रूल से, आइलेट से एल्जेब्रिक पहले आता है और
ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में आता है, तो एल्जेब्रिक को हम लोगों ने फर्स्ट फंक्शन मान लिया है और ट्रिग्नोमेट्रिक को यहाँ पे सेकंड, तो रिवाइज हो जाएगा आपका ये। तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज रखते हैं और सेकंड वाले का इंटीग्रेशन करते हैं, दैट इज माइनस कॉस एक्स। अब लिमिट का क्या करें, अब जैसे इंटीग्रेशन हो गया इसका, यहाँ पर आप लिमिट लगा दीजिए बच्चों, π/2 से π/3, ये आपकी लिमिट्स यहाँ पर रखेंगे आप, तो वैल्यू वगैरह आप निकाल ही लेंगे। पहले आप π/3 यहाँ रखेंगे, फिर माइनस करके इस पूरी वैल्यूज में π/2 रखेंगे, cos π/2 0 होता है, तो ये आ गया। अब सेकेंड इंटीग्रल आप देखिएगा कि आपको x को डिफ्रेंशिएट करना होता है फर्स्ट फंक्शन को, और दूसरे का इंटीग्रेशन ही करना होता है, माइनस कॉस एक्स, शायद माइनस माइनस प्लस हो गया। अब यहाँ पर इसका इंटीग्रेशन करना होता है, अभी बीच में लिमिट नहीं डालनी है, बीच में लिमिट नहीं डालनी है कि यहाँ पर आया और यहाँ लिमिट डाल दी, नहीं तो कांस्टेंट बन जाएगा। अब इसके इंटीग्रेशन के बाद आपको इसके अंदर लिमिट्स को पुट करना है एंड देन यू विल गेट द आंसर। तो करके देखिएगा जरूर, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है पूरा प्रोसीजर क्या होता है, ठीक है। तो इसी तरीके से अब एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, करिए इसको जल्दी से फटाफट। तो आप क्या करेंगे, पॉज करेंगे वीडियो को और फिर इस क्वेश्चन को करेंगे -π से 3π sin x dx, ठीक है। तो आई होप आपने आंसर वगैरह निकाल लिए होंगे और देखिए क्या आता है। तो देखिए जो sin x का इंटीग्रेशन होता है वो माइनस कॉस एक्स होता है, जस्ट आपको वैल्यू पुट करनी है बच्चों, -π और यहाँ पर 3π। तो अब आप सबसे पहले ब्रैकेट लगा के ऐसे लिखिए, है ना, पहले थोड़ा सा दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए माइनस कॉस ऑफ -π ऐसे करिए, ठीक है। अब देखिए ये ऑड मल्टीपल्स ऑफ पाई जितने भी होंगे ये आपको -1 वैल्यू देने वाले, तो ये आपको बिल्कुल +1 देगा बच्चों। इसी तरीके से कॉस में चाहे -π लिखो चाहे पाई लिखो, उसकी वैल्यू -1 आएगी, तो यहाँ +1 वैल्यू आएगी, तो +1 -1 0 हो गया। अब ये बात नहीं समझ में आ रही कि ये एल्जेब्रिक सम कैसे 0 आया, तो इसका मतलब कुछ तो खास बात है इसके अंदर। तो अब थोड़ा सा इसका ग्राफ तो अपने को पता ही है, सबके ग्राफ तो नहीं पता रहते, लेकिन सरस्वती माता की मेहरबानी से हम लोगों को sin x का ग्राफ पता है। तो हम sin x को ऐसे 3π तक इधर बना लें, तो ये 0, ये पाई, ये 2π और ये 3π, ठीक है। और इधर की तरफ -π, ठीक है, यहाँ पर देखिए ये -π है। तो क्लैरिटी के साथ आप जरा देखिएगा कि ये जो एरिया होती है नीचे वाली एरिया को मैं जो है ग्रीन से मार्क करता हूँ, नीचे वाली एरिया को। तो अगर मैं इसको ए एरिया कहता हूँ, ए, इसको भी फिर ए ही बोलूँगा, और ऊपर वाले एरिया को ब्लू से मार्क करता हूँ, तो आप देखिए कि ये सिमेट्रिकल है। तो कुछ इसी टाइप की चीज़ों के लिए, मतलब कि ऐसे तो क्या होगा कि अपने को लंबा से ऐसे इंटीग्रेशन करना होगा, लेकिन कुछ कुछ प्रॉपर्टीज़ अगर अपने को इस तरीके के फंक्शंस के बारे में अगर पता चल जाए बच्चों, तो हम बिना कुछ करे और वो प्रॉपर्टीज़ लगा के भी बच्चों चीज़ों को बता सकते हैं। जैसे अब हमें यहाँ से समझ में आ गया, एक बार हमको ये पिक्चर क्लियर हो गई यहाँ पे sin x की, तो वी केम टू नो कि भाई जितना पोर्शन नीचे उतना पोर्शन ऊपर है, तो हम यहाँ पर बता सकते हैं कि इसका आंसर 0 आएगा विदाउट कैलकुलेशन, क्योंकि जो sin x है आपको काफ़ी डिटेल में चर्चा हुई फंक्शन, और इसीलिए फंक्शन से हम लोग पढ़ते भी, हर एक के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी हो, आपको उसके ग्राफ पता हो, तो उतना ही जीवन आपका आसान हो जाता है। तो आप देखते हो कि जितना नीचे की तरफ था उतना ही ऊपर की तरफ था, जिसके कारण ये पूरा आप -a लिख रहे हो। ए मतलब एरिया वो पॉजिटिव होता है, इसलिए माइनस लगा दिया है, फिर ये -a लिखा आपने, फिर +a लिखा, तो आप खुद ही देखो ये सब कैंसिल होके बच्चों, प्यारे बच्चों, 0 आ गया है। तो ये मीनिंग है यहाँ पर। अगर बाई चांस अपने को यहाँ पर पूरी एरिया निकालनी होती तो एरिया हम कैलकुलेट कर सकते थे, 0 से π/2 में भी जितना एरिया हम कैलकुलेट करते बच्चों उसी का 2 गुना ये एरिया हो जाता है। तो कर ही लीजिए आप sin x का इंटीग्रेशन, तो आपको आता ही है। तो 0 से π/2 का आप एरिया निकालने के लिए इसको क्या करेंगे, -cos x, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा बच्चों, -cos x, यहाँ रखेंगे 0 और यहाँ पे रखेंगे π/2, तो cos π/2 इसको 0 कर देगा, तो यहाँ आएगा 0 माइनस, लेकिन माइनस ऑफ cos 0 दैट इज 1, तो 1 आता। क्या इंटरेस्टिंग बात है।
तो इतनी एरिया 1 आती है बच्चों, तो ये भी एरिया 1 होगी। यानी कुल मिला के याद रख लेना बच्चों कि 0 से π/2 की 1, कितना बढ़िया रिजल्ट आता बच्चों। 0 से पाई में इसकी एरिया 2 आती है। तो अगर मान लीजिए मुझसे एरिया पूछा जाता, अगर मुझसे क्वेश्चन में एरिया पूछा जाता कि एरिया फॉर साइन एक्स फ्रॉम -π to 3π, तो मैं कितनी एरिया बोलता, 2 + 2 + 2 + 2, और वो एरिया आती बच्चों 8 एरिया आती। तो एरिया तो 8 आती, लेकिन यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया निकाली जाती है। यहाँ पे एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया निकाली जाती है, तो वो 0 आ गई, बिकॉज नीचे वाले को निगेटिव लेते हैं और ऊपर वाले को पॉजिटिव लेते हैं। तो आई थिंक क्लियर है, तो याद हो जाएगा आपको। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, इसको आप याद जरूर कर लेना बच्चों, कि बार बार फिर आपको इंटीग्रेशन सॉल्व ना करना पड़े। 0 से π/2 sin x dx की वैल्यू आती है 1, ठीक है, तो ये ठीक है। और 0 से पाई क्योंकि सिमेट्रिक होता है दोनों तरफ, अगर आप देखें तो अगर ऑर्डिनेट x = 1 ड्रॉ किया, ऑर्डिनेट x = π/2, तो दोनों तरफ सिमेट्रिकल होने के कारण एरिया सेम आती हो बच्चों, 2 हो जाती है, ठीक है। बाकी आप कैलकुलेशन भी करके इसको देख सकते हैं, पर यह आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। एंड यू विल बी एबल टू देन फाइंड आउट एरियाज भी आप आसानी के साथ, और कई जगह आप इंटीग्रेशन भी आसानी के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ तक आई थिंक क्लैरिटी है। और आज हम लोग प्रॉपर्टीज़ का टच बेस नहीं करेंगे बच्चों, और 2 क्लासेस डेली हो रही हैं, जिससे कि आप बहुत ही जल्दी चीज़ों को वो करें बच्चों, तो इसलिए आप साथ में जुड़े रहें। अब देखिए, हम सबसे पहले आपको पूरा इंटीग्रेशन, इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में क्या क्या आपको आना चाहिए। अगर किसी भी जगह आपको दिक्कत है तो पहले आप अपने बेस को मजबूत करें बच्चों। ज़बरदस्ती कुछ भी काम करने से फ़ायदा नहीं। अगर आपको लगता है कि आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले नहीं आते, तो आप जाइए, कम से कम 50-60 फॉर्मूले ट्रिग्नोमेट्रिक कंपाउंड एंगल्स में होते हैं, उन 50-60 फॉर्मूलों को आप पहले अच्छे से याद करें, फिर आप इंडेफिनिट इंटीग्रेशन में जाएं, और फिर ही आप यहाँ पर करें। नहीं तो कोई फ़ायदा नहीं बच्चों, रिजल्ट नहीं मिलेगा। दैट इज़ नॉट अबाउट ओनली फिनिशिंग द थिंग्स। अगर कुछ भी नहीं आता तो सबसे पहले वो लिस्ट उठाए अपने फॉर्मूलों की, उनको याद करें और फिर आगे काम में बढ़े। जैसे यहाँ पे इस टाइप का इंटीग्रेशन अगर आ गया sin 2x × cos x, तो प्रोडक्ट है, इसको सम बनाना पड़ेगा, प्रोडक्ट है, इसको सम बनाना पड़ेगा, तो उसके लिए आपको ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये ऑलरेडी 2 sin 2x and cos 3x dx है। तो अब ये साइन में क्या होता है कि पहले ऐड करना पड़ता है और बाद में सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 3x से 2x को सब्ट्रैक्ट कर दिया, ठीक है भाई। और sin 5x का इंटीग्रेशन -cos 5x/5, और sin x का भी -cos x है, तो ये पूरा प्लस हो गया। अब आपको केवल यहाँ पर वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट करना है, आपको वैल्यूज़ को केवल यहाँ पर सब्सटीट्यूट करना है। एंड वंस यू पुट द वैल्यू यू शुड गेट दिस आंसर। ये सब आप प्रैक्टिस करके ये आंसर लेकर आएंगे बच्चों, ठीक है, तभी आगे आप बढ़ेंगे। अब देखिए, यहाँ पर भी इसी तरीके से 0 से π/4 √1 + sin 2x dx है। तो एनी हाउ दिस शुड बी क्लियर टू यू कि इसको हम लोग sin² x + cos² x + 2 sin x cos x dx लिखेंगे। तो ये आपका sin x + cos x का होल स्क्वायर का √, और ये चीज़ 100 बार बताई गई है कि दिस इज mod x, दिस इज mod x, दिस इज mod x। तो यहाँ तो कोई चिंता की बात नहीं हुई कि अगर आप mod x लगाएं या ना लगाएं, लेकिन अगर यहीं पर कहीं अभी sin x - cos x वगैरह होता ना बच्चों, तो दिक्कत आ सकती थी, ठीक है, तो दिक्कत आ सकती थी, और यहाँ पर भी लिमिट्स में दिक्कत आ सकती है बच्चों। तो मॉड लगाने का मतलब हुआ कि एरिया फाइंड आउट करने जा रहे हैं, और बिना मॉड निकालने का मतलब कि आप एल्जेब्रिक सम फाइंड आउट कर रहे हैं। और वो कॉन्सेप्ट आपका अब क्लियर है, वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर है कि एरिया निकालने की बात अगर यहाँ पर होती है ना, ये आंसर 8 कब आता अगर मॉड sin x dx क्वेश्चन होता और -π से 3π होता, तो आपका आंसर 8 आता है। लेकिन इस चीज़ का आंसर आपका 0 आया। तो डिफरेंस समझिए, अगर आप इस बात को नहीं समझेंगे कि अगर आपने गलत √(x² को x लिख दिया, तो आप 0 आंसर पा सकते थे, ठीक है। तो समझ में आ रही बात। तो ये बातें कॉन्सेप्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए इन पे एम्फेसाइज किया जाता है, ठीक है। क्यों इन पे एम्फेसाइज किया जाता है? बिकॉज दे आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट।
कि भाई आप रूट ऑफ एक्स स्क्वायर को हमेशा मॉड एक्स लिखें, अदरवाइज दिक्कत आएगी। ठीक है, अब यहाँ पर भी आप समझ ही गए हो बात को कि रूट ऑफ 1 माइनस कॉस 2x को 2 साइन स्क्वायर एक्स, फॉर्मूले में रिवाइज करा रहा हूँ आपके ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, और यहाँ पर रूट ऑफ 2 साइन स्क्वायर एक्स आपके पास आया है। ठीक है, और फिर ये आपका क्या हो जाता है भाई, मॉड ऑफ साइन एक्स हो जाता है √2, और मॉड ऑफ साइन एक्स 0 से π/2 में सेम ही आएगा। एंड यू कैन रिमेंबर दिस रिजल्ट कि 1 आने वाला है तो √2 होगा। अभी क्योंकि आपको पता है, अब देखो मैंने कैसे 1 बोल दिया, क्योंकि अभी मैंने आपके लिए साइन एक्स बताया यहाँ पर। अब चाहे मॉड लगाओ चाहे ना लगाओ कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, क्योंकि साइन एक्स 0 से π/2 में पॉजिटिव है। तो ये रिजल्ट देख के आप नहीं करो इंटीग्रेशन, बार बार इंटीग्रेशन करने से कोई मतलब थोड़ी नहीं। तो अब आप रिजल्ट्स भी बहुत जल्दी जल्दी इंटीग्रेशन सॉल्व भी कर सकते हैं, अगर ये छोटे छोटे रिजल्ट्स आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। ठीक है, तो √2 आंसर आ जाएगा। अब देखें यहाँ पर कुछ क्वेश्चन इस तरीके के भी होते हैं यहाँ पर, कि जैसे 0 से 1 इंटीग्रल 3x² + 2x + n dx बोल रहे हैं कि ये 0 आया, तो फिर पूछेंगे आपसे n की वैल्यू क्या होगी। तो क्या करना है आपको, तो केवल इंटीग्रेशन करके लिमिट्स वगैरह रख के एक इक्वेशन बनेगी और उसको सॉल्व करेंगे। तो 3x² का इंटीग्रेशन क्या होगा बच्चों, 3x³ / 3, 2x² / 2 + nx, और यहाँ पे देखिए 0 और यहाँ पे देखिए 1। अब आपको 1 रख दिया है तो 1 आ गया है, यहाँ पर भी 1 रख दीजिए, और यहाँ पे n, और यहाँ पे जब 0 रखने जाएंगे तो सब 0 हो जाएगा बच्चों। तो क्या आप सॉल्व करके n = -2 निकाल सकते, 100% निकाल सकते बच्चों। ठीक है, तो आई थिंक कि यहाँ तक बहुत क्लियर है बातें। ठीक है, बहुत क्लियर है। अब थोड़ा सा हम लोग प्रॉपर्टीज़ का डिस्कशन करेंगे। ठीक है, आई थिंक यू आर ऑल्सो रेडी टू अंडरस्टैंड। हमने जैसे बताया कि भाई प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं इसकी, एंड मेन चैप्टर जो हमारे स्टार्टिंग में घूमेगा वो है प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो एक एक करके हम लोग प्रॉपर्टीज को इंट्रोड्यूस करेंगे और फिर उनके ऊपर हम लोग क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे बच्चों। ठीक है, और हम पिछली चीज़ें भी रिवाइज करते रहेंगे, जिससे कि आपका रिवीजन होता रहे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का, थोड़ा थोड़ा ही सही पर थोड़ा तो आपको रिवीजन होता ही रहेगा। तो पहली प्रॉपर्टी क्या कहती है कि देखिए, अगर आपने यहाँ पर fx dx लिखा तो यहाँ पर आपके x = a = b है। ठीक है, तो ये एक आपको एरिया देगा भाई, दिस इज गोइंग टू गिव यू एरिया, मतलब एरिया एक फिक्स क्वांटिटी है। अगर आप a से b के बीच में fx dx, तो ये आपको एल्जेब्रिक एरिया देगा। अब मैं मान लीजिए इसका नाम बदल दूं और मैं कहूँ नहीं, x को आज से हम t बुलाएंगे और dx को हम dt कहेंगे और t को हम आज से a कह देंगे, मतलब इसका नामकरण चेंज कर दिया, मतलब नाम ही चेंज कर दिया, यानी किसी शहर का नाम बदल दिया हमने। ठीक है, शहर को पहले कुछ और बोलते थे, अब उस शहर को हम लोग कुछ और बोलने लगे हैं, है ना। कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हुए हैं। तो नाम बदलने, जैसे इलाहाबाद था पहले, है ना, प्रयागराज, पहले प्रयागराज था, इलाहाबाद हुआ, फिर इलाहाबाद से प्रयागराज हुआ। ठीक है, तो अगर नाम बदल देने से, अब मान लो उसका एरिया जो है, उस पूरे प्रयागराज का जो एरिया है वो चेंज थोड़ी ना हो गया। वो पहले इलाहाबाद था तब भी उसका एरिया उतना ही था, और अब जब प्रयागराज बन गया है तब उसका एरिया उतना ही है। तो एरिया तो डिपेंड कर रहा है ना कि है वो क्या। तो मेन पॉइंट होता है कि ये फंक्शन कौन है, फंक्शन में वेरिएबल क्या है, दैट डज नॉट मैटर, बिकॉज हम जो निकालने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली अलजेब्रिक सम ऑफ एरिया, एंड दैट डिपेंड्स अपॉन कि फंक्शन का क्रक्स क्या है, फंक्शन में क्या लिखा है, उसका नाम क्या है, दैट डज नॉट मैटर टू अस। तो इसलिए आप x की जगह अगर t भी लिख दोगे तो कोई अपने को फर्क नहीं पड़ता। t क्या, t से कोई विशेष प्रेम नहीं है मेरा। अगर आप यहाँ पे अल्फा भी रख दोगे, अल्फा, अब इतने समझदार हो कि क्या 10 चीजें आपको बताई जाएं, है ना, तो कर लोगे, समझ में आ गई बात। तो आप x रखो, t रखो, अल्फा रखो, अपना नाम रखो, किसी और का नाम रखो, ठीक है, लेकिन उससे आपका आंसर नहीं चेंज होगा, बिकॉज इट्स अ डेफिनेट इंटीग्रेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अब एक ही प्रॉपर्टी नहीं आपको बताई जा रही है, अब एक और प्रॉपर्टी हम आपको बताने जा रहे हैं बच्चों। अब यानी कि अगर आप a से b fx dx निकालते हो, a से b fx dx निकालते हो,
और फिर कोई कहता नहीं b से a चाहिए, तो यहाँ पे माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाता है। ठीक है, यहाँ पे माइनस एफ एक्स डी एक्स हो जाता है, यानी कि अगर आप इंटरचेंज करते हो ना लिमिट्स को, तो अब आपका ये माइनस आता है। आखिर आया कैसे होगा ये, आखिर आया कैसे होगा? तो चलिए इस बात पे हम लोग काम करेंगे कि मान लेते हैं हम लोग इंटीग्रल ऑफ एफ एक्स जो है इसका एंटी डेरिवेटिव जो है वो जी एक्स प्लस सी है, ऐसा मान के हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं बच्चों इस पे। तो ए से बी हम लोग यहाँ पर सॉल्व करने जा रहे हैं इंटीग्रेशन को एफ एक्स डी एक्स को। तो सबसे पहले आपको पता है कि इसका आंसर आएगा जी बी माइनस जी। आई डोंट थिंक कि आप बहुत डिटेल में आपको बताने की ज़रूरत है। अब हम अगर इसे b से a करके एफ एक्स डी एक्स को सॉल्व करेंगे और इसको मान लीजिए हम लोग बोलते हैं i, ठीक है। तो इस एफ एक्स डी एक्स को जब हम लोग सॉल्व करेंगे बच्चों, तो ये आएगा g ऑफ a माइनस जी ऑफ b, क्योंकि ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन जी एक्स आएगा और इस पे जाके आप a रखोगे और b रखोगे, तो ये कुछ आएगा i। इफ दिस इज i1, दिस इज i2। तो अब आप इस i2 को देखिए, तो ये i2 तो ga बाई जी ए माइनस जी बी है भाई। तो अब इसमें आप अगर माइनस को कॉमन ले लें तो ये बन जाएगा जी बी माइनस जी ए, ठीक है। अब जी बी माइनस जी ए क्या है? i1 है। तो i2 इज बेसिकली माइनस टाइम्स ऑफ i1, तो यही तो ये बोल रहा है। तो ये केवल आपकी जो फंडामेंटल प्रॉपर्टी है इंटीग्रेशन की, वहीं से तो ये निकल के आया बच्चों, वहीं से तो ये निकल के आ रहा है। तो प्रॉपर्टी 2 भी आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ बच्चों जा रहे हैं, और जरूर ध्यान देना आप थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ कि a से b एफ एक्स डी एक्स, ए से b एफ एक्स डी एक्स, अगर मान लीजिए ये फंक्शन को हम मान लीजिए एक रास्ता है आपका a से b तक जाने का रास्ता नंबर लाइन पे, और बीच में कई और रास्ते हैं c से d, है ना, और d के बाद b। ऐसे हमने कहा कि हम थोड़ा सा जो है क्या करेंगे, पूरे रास्ते में चलते हुए करेंगे, ठीक है, इंटीग्रेशन। तो हम a से b अपने को जाना था, एफ एक्स डी एक्स डिस्प्लेसमेंट था वो, तो हम a से c चले जाएं पहले, फिर हम लोग जो है c से d चले जाएं एफ एक्स डी एक्स, और फिर हम लोग d से b चले जाएं। तो अब जाइए कहीं पे भी, कोई आपको रोकता नहीं है, आंसर सेम आएगा। a से b अगर कॉन्टिन्यूस है और a से c और c से d और d से b सब कॉन्टिन्यूस, तो आप कहीं पे भी लिमिट्स को तोड़ तोड़ के भी आंसर लाएंगे तो हो ही जाएगा, आपका सेम ही रिजल्ट आता है। ये हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 है। क्लियर है? तो तीनों प्रॉपर्टी, तो 3 प्रॉपर्टी आ गई आपको। तो पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान बच्चों, पहली प्रॉपर्टी बहुत ही आसान। पहली प्रॉपर्टी कहती वेरिएबल चेंज कर दो, लेकिन जब चेंज कर दो तो सब वेरिएबल चेंज कर दो। ये नहीं कि एक जगह एफ एक्स की जगह एफ टी कर दिया और डी एक्स वहीं रखा हुआ है, ऐसा नहीं चलेगा। अगर आपने एक्स को बदला है तो सब जगह बदल दो, ठीक है। यानी कि एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी, एफ एक्स डी एक्स। अब आप टी इक्वल टू ए लिखो, टी इक्वल टू बी लिखो, एफ टी लिखो, डी टी लिखो, अल्फा करते हो तो सब अल्फा कर दो। तो सारी लिमिट्स बदलनी है, सब कुछ बदलना है, तो सेम इंटीग्रेशन आएगा। बिकॉज इंटीग्रेशन का जो क्रक्स है वो है उसके फंक्शन में छिपा हुआ। तो फंक्शन के अंदर वेरिएबल क्या रखते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ये है, ठीक है। जैसे कि आप कपड़े क्या पहनते हो उससे थोड़ी ना मैटर, आप क्या हो वो मैटर करता है, ठीक है। तो समझ में आ रही बात? तो क्लियर है ये पॉइंट। तो उसी तरीके से a से b एफ एक्स डी एक्स अगर आप मतलब कि चेंज कर दोगे, अगर a से b की जगह आप अपर लिमिट को लोअर बना दो, लोअर को अपर, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा मेरे दोस्तों। तो माइनस साइन बाहर आ जाता है, ठीक है। अभी आप आगे देखोगे जब प्रॉपर्टीज वाले क्वेश्चन करोगे तो वहां ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग लगा रहे होंगे, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज हम लोग लगा रहे होंगे। इसी तरीके से a से b एफ एक्स डी एक्स है, तो इसको हम लोग अगर थोड़ा थोड़ा तोड़ के चलेंगे तो a से c में हम पहले निकाल लिया हमने एरिया, ठीक है। मान लीजिए अगर ये आपको अलजेब्रिक एरिया ऐसे निकालनी थी, ऐसा कुछ फंक्शन था सोचिए, तो आप डायरेक्ट a से b मशीन चला दो और पूरी एरिया निकाल दो, है ना। या फिर पहले a से c एरिया निकालो, फिर c से d एरिया निकालो, फिर d से b, वो सबको सम करो तो सेम ही आएगा ना भाई। तो ये है हमारी प्रॉपर्टी नंबर 3 दोस्तों, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर ही ले बच्चों अब, तो एग्जाम्पल इसके ऊपर करते हैं। तो देखिए अब मान लीजिए हमें दिया गया है कि एफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3
और x जो है वो लेस देन 3 है, और 3x² + 1 और x जो है वो ग्रेटर देन 3 है। तो अब ये कह रहे हैं कि फाइंड 2 से 5 तक fx dx। अब देखो जहाँ पर भी फंक्शंस की डेफिनेशन चेंज होती हैं बेसिकली वहीं ऐसा होता है। तो अगर मैं इसकी कॉन्टिन्यूटी को चेक करूँ तो 2 3 जा 6 + 3 9, और यहाँ पे देखूँ तो ये फंक्शन जो है एक्चुअल में 3 पे कॉन्टिन्यूस नहीं है। आप देख सकते हो 3 रख के देखिए आप 28 आ रहा है, राइट हैंड लिमिट इज कमिंग एज 28। डिड यू नो दैट 9 3 27 एक 20 है, लेकिन यहाँ पे देखिए 6 3 9 आ रहा है। तो अब ये पूरा कॉन्टिन्यूस है नहीं, तो आप ऐसा नहीं कि 2 से 5 में पूरा fx dx कर दो, जहाँ जहाँ कॉन्टिन्यूस है उस पर हम इसको ब्रेक कर लेते हैं बच्चों। तो हम क्या करते हैं भाई, 2 से लेकर 3 तक में तो अपने को ये फंक्शन दिख रहा है, उसके बीच में कॉन्टिन्यूस बिकॉज इट्स अ लीनियर फंक्शन, तो हम इसका इंटीग्रेशन 2 से 3 में इसको ब्रेक करके फिर अगला इसका पार्ट हम लोग लेंगे, दैट इज 3x² + 1, क्योंकि इसके बाद फिर ये कॉन्टिन्यूस है भाई, 3 पे नहीं होने दो कॉन्टिन्यूस, है ना। तो वैसे भी तो हम लोग 3 - और 3+, लिमिट तो एग्जिस्ट ही कर रही ना भाई, 2 + 3 - 3+, और फिर जहाँ तक निकालना आपको 5-, तो ये रहता फंडा। तो 3 - और 3+ को ना मैच करने दो, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। हमें तो यहाँ पर 3+ चाहिए, और यहाँ 3 - 3 चाहिए होता तो दिक्कत हो गई थी कि 3 तो निकल ही नहीं रहा भाई, समझ गए। तो बस अब आप इसको सॉल्व ही कर लोगे, तो ये आएगा x² और ये आएगा 3x। अब इस पे आपको क्या वैल्यू रखनी है, 3 रखनी है और 2 रखनी है, फिर प्लस, फिर आप 3x³ / 3, तो यू विल हैव दिस x³ और यहाँ पर x, और यहाँ पे रखेंगे आप 3 और यहाँ रखेंगे 5। तो 3 रखिए यहाँ पे, 9 + 3 12 और 4 + 3 7, तो 12 - 7, ठीक है भाई, 12 - 7, क्लियर है। और यहाँ पर आप देखिए 5 का 3 125 + 5 -27 - 3, तो ये कितना आया 2x² / 2, तो x² आया था, और यहाँ 3x आया है, 3x कैसे करते हो, x² + 3x। तो पहले आप 3 रखिए, पूरा रखिए ना, ढंग से रखिएगा, 9 + 9 -4 -6 ऐसे आया। तो अब ये पूरा सॉल्व कर लीजिए, 18 और 18 में 10 गया 8, और 130 में 30 गया 100, 108, ठीक है भाई, 108 इज योर आंसर। तो क्लियर है, तो ये सब प्रॉपर्टी आपको समझ में आ रही है। एक क्वेश्चन और करते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन और करते हैं हम लोग, इंटीग्रल दैट इज 0 से 6 पाई cos इनवर्स ऑफ cos x dx, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं। तो देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस को करने के लिए हमें जो है क्या करना है, ग्राफ आना चाहिए, और आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन याद होगा चैप्टर, है ना, उसके पहले फंक्शन में इस तरीके के ग्राफ आपको इसी दिन के लिए बच्चों बताए थे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, cos इनवर्स x, आपको पता है कि 0 से पाई तक तो भाई कोई दिक्कत ही नहीं होती है, तो ये 0 से पाई ऐसे जाता है, और फिर ये u2 पाई, और ये 2 पाई इसका पीरियोडिसिटी होती है, तो आप बस 2 पाई 2 पाई 2 पाई, ठीक है। अब देखिए कितना आसान हो गया अगर आपको पता है ये चीज़, नहीं तो आप दिक्कत में हो जाएंगे, ठीक है। अब कुछ नहीं करना, ये तो ट्राइंगल है, उसकी एरिया ऐसे भी निकाल लेते हो। अब आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन का हार्डकोर जो नॉलेज है वो पता है कि अरे यार वो तो एल्जेब्रिक सम ऑफ एरिया देता है, और यहाँ तो ये ऊपर ही होता है, हमें तो मालूम है कि इसका ग्राफ तो भाई ऊपर होता है, तो इसका मतलब कि इसका एरिया निकाल के इसको 3 टाइम्स कर देंगे तो आ जाएगा। और यहाँ सबको मालूम है, ये सबको पता है कि ये पाई तक जाता है, अरे कॉस इनवर्स है ना, तो जो इसका रेंज है वही है ना रेंज, इसका 0 से पाई रेंज है, तो और इधर 0 से 2 पाई तक जाता है ये, है ना। तो ये इधर से 0 2 पाई, इसकी वजह से इसकी पीरियोडिसिटी आई है, और इसकी वजह से इसका रेंज आया बच्चों, सब बताया मैंने आपको। तो हाफ बेस इनटू हाइट, तो ये हाई टाइम होता है, जैसे कोई चीज़ आ जाए ना, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं ना वो तुरंत जाके इस तरीके के सारे ग्राफ रिवाइज कर देंगे बच्चों, क्योंकि जो अगर मान लीजिए अभी यहाँ पे cos इनवर्स cos x है,
तो अगला सवाल आपको जो मिल सकता है दैट इज साइन इनवर्स साइन एक्स, साइन एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स ऑफ साइन एक्स। तो इस तरीके की चीज़ें आपको कराई गई हैं, तो आप अगर उस सब कर लेते हो तो फिर आपको कोई दिक्कत थोड़ी नहीं है। तो ये देखिए इसका आंसर आया भाई पाई स्क्वायर। तो ये ए, इसका एरिया ए और इसका भी एरिया ए, तो 3 टाइम्स ए, और यहाँ पर ए आ चुका है। देखिए बिना डेफिनेट इंटीग्रेशन करे हुए हम लोग इसका आंसर निकाल चुके हैं 3 पाई स्क्वायर। तो समझ में आया। तो ग्राफ हमारे पास पता है हमें, तो इसलिए तो हम लोग इतना प्लेइंग विद ग्राफ्स, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ्स और दुनिया भर के ग्राफ्स कर रहे थे, महीनों यही काम कर रहे थे, जिससे कि ये दिन आया आज तो आपको वो जो नॉलेज आपने बटोरी है ना, वो काम दे। ठीक है, नहीं तो फिर आप फिर सोचिए कितना बड़ा प्रोसीजर है इन सब चीज़ों के फंक्शन को आइडेंटिफाई करने का। लेकिन अब आपके दिमाग में अगर वो सारी चीज़ें बैठी हैं तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी ही हद तक आसान हो जाती हैं। क्लियर है। अब जैसे ये क्वेश्चन है आपका डी एक्स स्क्वायर एक्स प्लस 2x+2 वाला क्वेश्चन है। ठीक है, तो आई डोंट थिंक कि कोई यहाँ पर आपको परेशानी होगी। तो ये ऐसे क्वेश्चन कैसे किया जाता है भाई, स्क्वायर को कंप्लीट करके। तो यहाँ पे +1 और -1 करोगे तो x+1 का होल स्क्वायर +1। तो देखिए हर टाइप का इंटीग्रेशन आपके सामने यहाँ पर आ रहा है। तो tan इनवर्स x+1 और ये a होता है, तो यहाँ पे 1 है नीचे, तो पर फिर से वही बात है, 0 रखिएगा तो tan इनवर्स 1 की वैल्यू आएगी π/4, लेकिन जब -1 रखिएगा तो ये 0 हो जाएगा। तो ये फिर π/4 - 0, यानी कि आपका आंसर तो π/4 आएगा। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे log x dx है 0 से 1, और इसका इंटीग्रल आप करना चाहते हो, ठीक है, करना चाहते ही होगे। तो log x का डायरेक्ट रिजल्ट भी बच्चों को याद ही रहता है कि x log x - x क्या होता है, x log x - x। बाकी बाई पार्ट्स करते हैं हम लोग। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट फंक्शन तो log x ले लेते हो, सेकंड फंक्शन को 1 ले लेते हैं, क्योंकि जिसका इंटीग्रेशन करना है वो तो पता रहना चाहिए। log x का इंटीग्रेशन पता ही होता तो फिर आज क्यों कर रहे होते बाई पार्ट से। तो log x इंटू एक्स माइनस फिर इसका डिफ्रेंसिएशन, और ये 1 था तो x आ गया, और रिजल्ट याद कर लोगे। इनडेफिनिट में बोला था कि याद कर लो तो अच्छा रहेगा। तो 1 यहाँ पर रखिए आप। ठीक है, तो आप देखिए जरा कि 0 से 1 log x का जो इंटीग्रेशन है वो -1 आ रही है। तो ये क्या मीनिंग क्या है भाई, तो यानी कि ये जो एरिया इन्फिनिटी से आते हुए जो यहाँ पर 1 तक है ना, इस एरिया की वैल्यू बच्चों कितनी है, ये -1 के बराबर है। यानी कि बराबर है माइनस टाइम्स इंटीग्रल 0 से π/2 sin x dx के बराबर है। समझ रहे हो, 0 से π/2 से sin x dx की एरिया 1 होती थी, और ये -1 है, तो ये उतनी एरिया जितना वो 0 से π/2 में समेटे बैठा है, उतना ये 0 से लेके 1 के बीच में उतनी एरिया को इसने समेट के बैठा हुआ है। और ये एसिम्प्टोट से बच्चों इन्फिनिटी से आ रहा है, तो वहां से लेकर कितना पतला कितना क्लोज रहा होगा बच्चों ये। ठीक है, कि एरिया इतनी कम आई है। ठीक है, 1 ही एरिया आई है, जो कि केवल sin x तो ऐसे ही 0 से π/2 में उतनी एरिया स्वीप आउट कर देता है। तो क्लियर है। तो ये सब फंडे आपको याद रखने की, log x 0 से 1 तक उसका इंटीग्रेशन -1 होता है, याद रहेगा, बोलो। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे अभी एक क्वेश्चन में यहाँ पे कांस्टेंट था तो उसकी वैल्यू निकाल रहे थे। अगर मान लीजिए लिमिट की ही वैल्यू आपसे पूछने लगते हैं, बाई चांस आपसे वो लिमिट की वैल्यू पूछने लगते हैं, तो 3x² + 2x + 1 dx 11 है, तो आपसे a की वैल्यू पूछ रहे हैं। तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको बस इसका इंटीग्रेशन निकालना है। तो 3x³ / 3 2x² / 2 + x, और फिर a लिखो 1 लिखो a² + a³ + a² + a - 3। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, ठीक है, ये 3rd डिग्री की है तो आपको थोड़ा सा ये देखना पड़ता है कि इनके फैक्टर में से कोई फैक्टर इसको 0 कर रहा होगा। तो 2 एक फैक्टर है, 1 रख के देखोगे तो नहीं होगा, बिकॉज ये बहुत ही छोटे नंबर हैं, बहुत बड़ा है। तो 2 वगैरह में आप जाके रखते हो तो 8 आता है, 4 आता है, 2 आता है। तो 8 4 12 + 2 यानी कि a - 2 इसका फैक्टर है। तो a - 2 से आप इसको डिवाइड कर देते हो। ठीक है, तो ये फैक्टराइज हो जाता है, और फिर इसका d तो <0 है। कैसे पता, अरे करके देख लो। 9 - 4 × 1 × 7, तो देखिए नेगेटिव आ रहा है,
तो डी अगर लेस देन 0 आ रहा है तो ये तो कभी 0 होगा नहीं, ये एक पॉजिटिव क्वांटिटी है, तो जो 0 हो सकता है मजबूरी के कारण a-2, तो यानी कि a बराबर 2 यहाँ पर आपका लिमिट होगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा आपका यहाँ पे पॉलिनोमियल वगैरह का कॉन्सेप्ट भी लग गया। अच्छा, कई बार क्या होता है ना, इन्फिनिटी वाले क्वेश्चन भी आ जाते हैं। कई बार क्या होता है, इन्फिनिटी लिमिट वाले क्वेश्चन आ जाते हैं। तो अब आपको तो पता है कि ये तो लिमिट होता है। अब आपको ना पता हो कि लिमिट होता है तो फिर आप दिक्कत में हो ना, लेकिन आपको तो आज एकदम स्टार्टिंग में ये बात बताई गई कि लिमिट्स होती है, तो आपको कोई चिंता करनी नहीं। अब बस केवल आपको ये बात पता है कि नहीं कि e की पावर x वाला इस तरीके के क्वेश्चन का इंटीग्रेशन आखिर कैसे किया जाता था। तो हम लोग यहाँ पर e की पावर -x से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते बच्चों, ऐसे। तो e की पावर -x, और जब यहाँ जाता है तो ये देखिए e की पावर -x, e की पावर -x+1 हो जाता है। तो अब देखिए ये इसका डिफ्रेंसिएशन है, केवल माइनस साइन का मिसिंग है, तो माइनस लगा दूं, माइनस कर दूं, तो ये इसी चीज़ का डिफ्रेंसिएशन बच्चों, तो ln हो जाता है, वो पता है ना, माइनस टाइम्स ln, बिकॉज इसको t रखोगे तो ये आ जाए। तो इसको मैंने e की पावर -x+1 में कर दिया। अब देखिए आपको यहाँ जाके लिमिट अप्लाई करनी है, तो e की पावर -इन्फिनिटी मैंने आपको सिखाया है कि e की पावर -इन्फिनिटी मतलब 1/e की पावर इन्फिनिटी, एक इन्फिनिटी यानी कि 0 को टेंड कर रहा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू यहाँ पर 1 आ रही, तो ln1 भी 0 ही होता है। फिर आप देखोगे कि -ln2, ठीक, और वो माइनस माइनस बन के इसका ln2। तो देखिए कुछ दिक्कत नहीं थी, आपको बस पता था कि अरे ये तो लिमिट होती है, तो लिमिट निकाल लीजिए आप। ठीक है, क्लियर है, डन हो जाएगा। बताइए समझ पा रहे हैं आप इस बात को? तो इसी तरीके से यहाँ पे क्वेश्चन है, देखिए कि 0 से π/4 tan की पावर n थीटा, यू हैव टू फाइंड द इंटीग्रेशन I8 और I6। तो I6 करिए, I8 करिए, दोनों को ऐड करिए। ठीक है, यही क्वेश्चन है, यानी कि tan की पावर 6 थीटा d थीटा और tan की पावर 8 थीटा d थीटा, इसका रिडक्शन फॉर्मूले से भी होता है। ठीक है, बाकी आप इसको बहुत आसानी के साथ कर सकते हो कि tan की पावर 6 थीटा कॉमन ले लो, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा। अब देखिए, अब इस सवाल में जो नई चीज़ आ रही है दैट इज सब्सटीट्यूशन आने वाला है। ठीक है, तो अब tan थीटा को t रखोगे तो सेक स्क्वायर थीटा d थीटा dt हो जाएगा। अब लिमिट्स तुरंत चेंज कर दीजिए, क्योंकि ये थीटा बराबर 0 होता था और थीटा बराबर π/4 होता था, लेकिन इस समय tan थीटा बराबर t होगा, यानी कि tan 0 तो t 0। ठीक, और tan π/4 रखना पड़ेगा ना, तो t निकल के आएगा, तो वो आएगा 1। तो 0 से 1 यहाँ पर करोगे और t की पावर 6 dt, तो ये t की पावर 7/7 यहाँ पे वैल्यूज रखोगे तो यू विल गेट द आंसर एज 1/7। ठीक है, तो क्या आपका आंसर 1/7 आया यहाँ पर? आर यू एबल टू गेट 1/7 एज योर आंसर? ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 1/7 आपका आंसर आ चुका है। ठीक है, तो आई थिंक यहाँ तक समझ में आया आपको। ठीक है, अब थोड़ा सा एल्जेब्रिक जो वैल्यूज, एरिया वगैरह की वैल्यूज होती हैं उनको और डिटेल में हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ ही गया था, GB - GA होता है। एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड का क्या मतलब होता है? तो देखिए अबव द एक्स एक्सिस हमेशा एरिया को पॉजिटिव लिया जाता है। अबव द एक्स एक्सिस दिस हैज बीन टेकन एज पॉजिटिव इंटीग्रेशन के अंदर। बिलो द एक्स एक्सिस को आप निगेटिव लेते हो, वो आप देख ही रहे हो कि एरिया पॉजिटिव होता है, पर A1 - A2 ये अबव है तो प्लस और ये बिलो है तो माइनस। क्लियर है, ये समझ गए। एल्जेब्रिक एरिया बाउंडेड होता है इंटीग्रेशन, तो उसका मीनिंग ये पहले भी आपको समझाया गया। अब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 आता है बच्चों। ठीक है, अब मेन पॉइंट पे आ जाइए। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 1 में हम लोग, तो ये क्या कहता है, अगर f कॉन्टिन्यूस है, अब देखिए यही मेन पॉइंट है, अगर f कॉन्टिन्यूस है a से लेकर b तक, देन द फंक्शन इज डिफाइंड लाइक दिस, gx इज इक्वल टू a से x ft dt। जो gx फंक्शन है वो ये है। ठीक है, एंड x लाइज बिटवीन a एंड b is continuous on AB and differentiable on A, B and G dash x is equal to fx। सुन लो, पूरा फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस है।
तो gx मतलब क्या है, gx कैसे डिफाइन है देख लीजिए, a से x ft dt एंड x लाइज बिटवीन a से b, ठीक है। तो ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए और डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल में, और g डैश x fx के बराबर होता है, ठीक है, g डैश x fx। आगे चल के आप लेबनिज थ्योरम पढ़ोगे, आई थिंक लिमिट्स में आपको पढ़ाया भी गया कि g डैश x जब आप इसको डिफरेंशिएट करते हो तो आप यहाँ लिखते हो पहले इस x को fx, फिर इस x का डिफरेंशिएशन करते हो d बाई डी एक्स ऑफ दिस x, फिर माइनस लिखते हो आप, ठीक है, फिर इस t में a रखते हो यानी कि fa, और फिर आप dA बाई डी एक्स करते हो, ठीक है। अब क्योंकि ये कांस्टेंट है तो ये पूरा 0 हो गया, तो ये 1 हो गया, तो देखिए g डैश x fx है, यानी कि gx इज बेसिकली एंटी डेरिवेटिव, ठीक है, ऑफ fx, तो g डैश x fx के बराबर है। तो ये क्या कहता है कि जब फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस, इफ f इज कॉन्टिन्यूस एंड दिस इज व्हेन f इज एंटी डेरिवेटिव ऑफ f दैट इज अ फंक्शन दैट f डैश इज इक्वल, ठीक है। तो यहां तक समझ में आ गया भाई, gx और fx में रिलेशन। तो fx जो है a से b dx f ऑफ b माइनस fa, और f डैश f इज f, यानी कि जैसे g डैश x वॉज fx, तो वी कुड राइट डाउन, जैसे वहां पे देखिएगा, उसको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ, g डैश x fx के बराबर है, तो इसी को तो कहते हैं एंटी डेरिवेटिव, ठीक है। तो यहां पर आप लिखोगे g ऑफ b माइनस g ऑफ a। तो ये फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस के पार्ट 2 से ऐसा हम लोग लिख पा रहे हैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ कैलकुलस पार्ट 2 से ये सारी डेफिनेशन की वजह से हम लोग इसको जी बी माइनस जी आर, तो ये बस समझने वाली बात है, ठीक है, कि जी डैश एक्स एफ एक्स है, और किस डेफिनेशन के साथ बच्चों, इस वाले डेफिनेशन के साथ, ठीक है। वेर एफ, अब सोचिए मेन पॉइंट ये है कि इसके ऊपर क्वेश्चन कैसे आते हैं कि अगर कहा गया a से b एफ एक्स डी एक्स जीरो है, तो अगर ये जीरो है यानी कि एल्जेब्रिक एरिया जीरो है, तो देन द इक्वेशन एफ एक्स इज इक्वल टू जीरो हैज एटलीस्ट वन रूट लाइंग इन ए कॉमा बी प्रोवाइडेड एफ इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन। तो एफ एक्स का अगर आप इंटीग्रेशन निकाल रहे हो ऑब्वियसली फ्रॉम ए टू बी, तो ए से लेकर बी के बीच में एफ एक्स कॉन्टिन्यूस है, और अगर उसकी एरिया जीरो आती है तो 100% उसका एक रूट तो कम से कम एग्जिस्ट करता है। तो जैसे यहाँ पर देख लीजिए कि भाई कैसे जीरो हुआ होगा, खुद सोचो, पॉजिटिव रहा होगा कुछ पार्ट और कुछ पार्ट निगेटिव रहा होगा, वो पॉजिटिव निगेटिव के चक्कर में ही तो जीरो हो गया। तो फंक्शन अगर पहले पॉजिटिव एरिया दे रहा था तो इसका मतलब फंक्शन पहले ऊपर रहा होगा और बाद में फंक्शन आपका नीचे गया होगा। तो अगर ये पहले ऊपर था और बाद में नीचे गया है तो ऑब्वियसली इसने एक्स एक्सिस को कट किया होगा, और अगर इसने एक्स एक्सिस को कट किया है बच्चों तो इसका रूट एग्जिस्ट कर गया। तो इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इसी तरीके 0 से 4 पाई साइन एक्स डी एक्स में साइन एक्स के रूट हो सकते हैं, क्योंकि इसका आंसर 0 आ रहा है। क्यों? क्योंकि 4 पाई में आप जानते हो कि 2 पाई का तो पूरा पीरियड ही होता है, और ये 2 वैल्यू ये -2 हो जाएगी, ये 2 ये -2 और ये सब कैंसिल होके 0 हो जाएगी। पहले भी आपको बताया गया, ठीक है। अब देखिए कुछ कुछ बातें यहाँ पर सीख लीजिए इंटीग्रल की। तो अगर आपके ये समझना कि ए आपके नंबर लाइन में पीछे है और बी आपके नंबर लाइन में आगे, क्योंकि जरूरी थोड़ी नहीं है कि 2 से 3 ही दिया जाए, 3 से 2 भी तो दिया जा सकता है, समझना बात को। और एफ एक्स आपका ऊपर की तरफ है, तो वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, है ना। एफ एक्स ऊपर भी हो सकता है और एफ एक्स नीचे भी हो सकता है। तो एक्स बराबर ए से बी, तो डायरेक्शन राइट साइड का है, तो जो ऊपर है, ठीक है, एरिया इज ऑलवेज, बट एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये तो पता ही आपको, एरिया इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो अब अगर एफ एक्स ऊपर है तो इसका इंटीग्रल भी पॉजिटिव आएगा और एरिया भी पॉजिटिव आएगा। क्लियर? केस 2, अगर ये नीचे है, ए से बी जा रहे हो, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए नॉट आपका इंटीग्रल आएगा। यहाँ पे ए ही आया है, यहाँ पे ए ही आया है, एरिया पॉजिटिव था, लेकिन क्योंकि हमारा एफ एक्स हमेशा पॉजिटिव था, एफ एक्स वॉज ग्रेटर देन 0, अगर हम ऐसे लिख देते हैं एफ एक्स इज ग्रेटर देन 0 ऑलवेज, है ना, तो फिर एरिया आपका कैसा आया? पॉजिटिव आया, ठीक है। एरिया तो होता ही पॉजिटिव, मतलब इंटीग्रल भी पॉजिटिव आया, तो इंटीग्रल वॉज इक्वल टू पॉजिटिव,
ठीक है, यहाँ पर एरिया वॉज इक्वल टू इंटीग्रल बिकॉज एफ एक्स वॉज ग्रेटर दैन जीरो, ठीक है। लेकिन केस 2 में देखिए ये जो एफ एक्स है वो लेस दैन जीरो है और ए से बी की तरफ जा रहे हैं, यानी कि बी इज इन द राइट साइड टू ए, तो ये इंटीग्रल नेगेटिव ला रहा है, तो इसलिए आई इज इक्वल टू माइनस ए नॉट। अब देखिए, अब यहाँ पर कई बच्चे सोचते हैं कि हमेशा ही इंटीग्रल पॉजिटिव आएगा अगर एफ एक्स पॉजिटिव है, तो ऐसा नहीं है। केस 3 में देखिए क्या हो गया कि b को पहले लिखा गया आपके इंटीग्रल में और a को बाद में लिखा गया है, तब तो ठीक है, तब तो पॉजिटिव आएगा एफ एक्स डी एक्स, ठीक है। लेकिन अगर a से b यहाँ पर लिखा गया, क्योंकि a आप लेफ्टवर्ड जा रहे हो, आप लेफ्टवर्ड जा रहे हो, तो भाई एफ एक्स पॉजिटिव होने के बावजूद भी आपकी जो इंटीग्रल है वो निगेटिव आएगी, वो माइनस ऑफ ए नॉट आएगा। समझे कि नहीं? राइट में जाओ और एफ एक्स अप हो, राइट में जाओ और एफ एक्स अप हो, तब आपका इंटीग्रल पॉजिटिव आता है। लेकिन एफ एक्स अप है और आप लेफ्ट में जा रहे हो, तो इंटीग्रल क्या आएगा आपका? निगेटिव। ठीक है, भूलना नहीं है, इस बात को समझना है। और इसी तरीके से केस 4, अगर ये आप इधर जा रहे, सोचिए डायरेक्शन आपका लेफ्टवर्ड है और ये नीचे है, तो पॉजिटिव हो जाएगा, इंटीग्रल विल बी पॉजिटिव, क्योंकि 2 माइनस 1 पॉजिटिव बना देते हैं। तो लेफ्टवर्ड निगेटिव होता है और बिलो एक्सिस भी निगेटिव होता है, दोनों मिलके आपका पॉजिटिव बन गया। क्लियर है? तो आई थिंक आज के लिए इतना काफ़ी है पहले लेक्चर में, ठीक है। और काफ़ी कुछ आपने सीखा है एंड आई होप कि आप ये सारी लर्निंग को अच्छे से रखेंगे अपने पास, ठीक है। रिवीजन वगैरह करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपके यहाँ से डेवलप हो सकती है आज के लेक्चर को अगर आपने प्रॉपरली जो है एब्जॉर्ब किया है। थैंक यू वेरी मच गाइज, हैव अ ग्रेट डे।